हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग अति महत्वपूर्ण है, साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, जो आपको आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 दिलाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने रिवीजन को चेक कर सकते हैं आप साइंस में हीरो है कि नहीं है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। जिस पैटर्न में 2023 में बोर्ड एग्जाम होगा, उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे हम जो है ना सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, इसलिए क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास होगा ना तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और क्लास काफ़ी शानदार है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा क्लास को। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपको 1 नियम या फिर 2 नियम या फिर 3 नियम, और ऑप्शन डी है 4 नियम। तो फ्रेंड, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न जो है ना आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना, यह इसमें क्या होता है कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो मीटर या फिर सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन। तो फ्रेंड, किसी भी लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन यानी कि जो आवर्धन होता है ना, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता, यानी कि यह मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नेत्रोत अंतर पृष्ठ पर या फिर अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे ही जाएंगे 100%। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो यहाँ पे देखिएगा 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। तो फ्रेंड, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, दूर बिंदु क्या होती है, अनंत होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कांच की सिल्ली या फिर अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो फ्रेंड, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म में क्या होती है कि 2 सतह त्रिभुजाकार होते हैं तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होते हैं, यानी कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, टोटल 5 सतह होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। प्रिज्म एक प्रकार का क्या होता है, पारदर्शी शीशा होता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एम्पियर घंटा मात्रक, यानी कि एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए में आपको शक्ति का
और ऑप्शन बी है आवेश का या फिर ऊर्जा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो एम्पियर घंटा मात्रक होता है ना, किसका होता है ये आपको बताना है। तो विद्युत आवेश का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि 1 एम्पियर घंटा किसके बराबर होते हैं, तो 3300 जूल के बराबर होते हैं, साथ में आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है IR, ये होता है आपका ओम का नियम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ V बराबर IR, वही आपको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ V बराबर IR, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे वाट या फिर वोल्ट, और ऑप्शन सी है जूल प्रति सेकेंड या फिर जूल प्रति घंटा। तो फ्रेंड विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, क्या होता है वाट होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, ये वही आपको बताना है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना, क्या होती है वही आपको बताना है। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद होना चाहिए। जो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और दोस्तों चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, 2 ही ध्रुव होते हैं चुंबक में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। ये प्रश्न आपका NCERT का है। तो फ्रेंड किसी भी नरम लोहे को जब धारावाहिक कुंडली यानी कि धारावाहिक क्वाइल के गर्भ में रखेंगे ना, तो क्या बनता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सामान्य चुंबक या फिर विद्युत चुंबक या फिर कोई चुंबक नहीं बनेगा, और ऑप्शन डी है बनने वाला चुंबक बल रेखा नहीं प्रदर्शित करेगा। तो फ्रेंड यदि किसी भी नरम लोहे को जब धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रखते हैं ना, तो विद्युत चुंबक बनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वाट या फिर वाट प्रति घंटा या फिर यूनिट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना, क्या होता है दोस्तों वाट होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे व्यापारिक मात्रक, तो क्या होता है दोस्तों यूनिट होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया नाभिकीय संलयन या फिर चंद्रमा, और ऑप्शन सी है सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत होता है ना, क्या होता है वही आपको बताना है। तो सूर्य होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देख कोयला, और ऑप्शन बी है पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो फ्रेंड नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जब दुनिया समाप्त हो जाएगी ना, उसके साथ ही समाप्त होगी, तो वो आपका क्या होता है नवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कोयला आने वाले समय में क्या होगी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोयला का भंडारण सीमित है, पेट्रोल भी इसका भी भंडारण सीमित है, और यहाँ पे प्राकृतिक गैस का भी भंडारण क्या है सीमित है। इसलिए कोयला, पेट्रोल और ये प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन ये सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी ये एक प्रकार के क्या है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवक्षेपण या फिर उष्माक्षेपी, और ऑप्शन सी उष्माशोषी या फिर संयोजन। तो फ्रेंड साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर बोले तो मार्बल, तो यहाँ पे मार्बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaCO3 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaOH होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो बिना बुझा हुआ चूना होता है ना, उसका मतलब सूत्र क्या होता है, CaO होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो फ्रेंड आपको बार बार बताते हैं, जो क्षार होते हैं ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान, इसे आपको याद होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे सभी जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट हो कि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ क्षारीय या फिर अम्लीय या फिर लवण युक्त, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन जो होता है, जिसको हम लोग टूथपेस्ट कहते हैं, वो प्राय कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है C6H12O11, यह एक प्रकार का क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों चीनी के रासायनिक सूत्र में कितने अणुजल होते हैं, तो 24 अणुजल होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये चीज नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र जब भी बोला जाए तो यहाँ पे आपको फोकस करना है C6H22 और O11, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है, जिंक से रिएक्ट करता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कौन सा उत्पाद बनता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है Na2ZNO2 प्लस H2, यानी कि यही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, देखिएगा ध्यान से कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा मेटल है जिसका गलनांक सबसे कम है, जल्दी गलता नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम या फिर सोडियम या फिर कॉपर, और ऑप्शन डी है फेरम यानी कि लोहा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो सोडियम एलिमेंट होता है ना, ये जो मेटल होता है, इसका गलनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। और दोस्तों ये सोडियम को हम लोग क्या करते हैं कि केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसमें आग पकड़ लेती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका जो मतलब तमक जो समूह होता है ना, क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कीटोन होता है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या फिर एल्कोहल होता है या फिर एल्डिहाइड होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सी सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो यह जो है ना कार्बोक्सिलिक सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड, एक प्रकार क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 23वां प्रश्न क्या कराए कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो फ्रेंड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एक तो यहाँ पे कार्बन देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन होगा, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों देखने को मिलेगा, और इनके अलावे और भी चीज देखने को मिल सकता है, तो आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है
C6H12O6, तो यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का कार्बन 6 परमाणु है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 12 परमाणु है, और इनके अलावे लेकिन ऑक्सीजन भी 6 है। तो यहाँ पे एक ये जो है ना दोस्तों हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि इथिन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो इसे आपको याद होना चाहिए। इथिन का जो सूत्र होता है ना C2H4 होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि एसिटिक अम्ल का आयुपेयी नाम बताना है कि आयुपेय नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया एथेनोइक अम्ल या फिर मेथोनोइक अम्ल, और ऑप्शन सी है प्रोपेनॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एसिटिक अम्ल का जो आयुपेयी नाम होता है ना क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वर्ग ए के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया संक्रमण तत्व या फिर क्षार धातु, और ऑप्शन सी है क्षारीय मृदा धातु है या फिर लेथेनाइट्स। तो फ्रेंड वर्ग ए के तत्व क्या कहलाते हैं वही आपको बताना है। तो क्षार धातु कहलाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है ना दोस्तों कौन है, हीलियम है। हीलियम एक प्रकार का क्या होता है, अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड जो अपना पोषण खुद से बनाता है उसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, पर्णहरित जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और देखिएगा सूर्य का प्रकाश भी जरूरत होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आवश्यक होता है। यानी कि ये तीनों चीज़ों की जरूरत होता है दोस्तों। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको था सीरा में या फिर रंध्र में, और ऑप्शन सी है मध्य सीरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। यानी कि पौधे के जो पत्तियां होता है ना उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा वह गैसों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये जो इथाइल अल्कोहल बनता है ना किस प्रकार के शोषण में बनता है, ये अवायवीय शोषण में बनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये जो अवायवीय शोषण होते हैं ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि धमनियों का कार्य है। तो फ्रेंड धमनियों का जो कार्य होता है ना क्या होता है, शुद्ध रक्त का वहन करना। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे कौन नहीं हुई आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपका क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया। मतलब अनैच्छिक क्रिया क्या होते हैं देखिएगा यहाँ पे वमन, और यहाँ पे चबाना, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है लार का आना, ठीक है। ये तीनों क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन ये हृदय का धड़कना ये एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होते हैं। जैसे कि वमन आना, चबाना हो गया, और लार का आना, ये तीनों को हम लोग क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। लेकिन हृदय का धड़कना को इसे हम लोग रोक नहीं सकते अपने से, ठीक है। इसलिए एक प्रकार का क्या हो गया, हृदय का धड़कना एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि औटी ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों औटी ग्रंथि को जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सोडियम की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है, और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यानी कि ये सभी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पत्तियों के द्वारा, या फिर तने के द्वारा, या फिर फूलों के द्वारा, और ऑप्शन डी है बीज के द्वारा। तो फ्रेंड है पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना, किसके द्वारा होता है, मतलब वही आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीज के द्वारा होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि परागकोश में होते हैं। तो फ्रेंड परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु यहाँ पे आपको बताना है, केचुआ है या फिर मछली है, और ऑप्शन सी है शेर है या फिर बकरी है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु है ना केचुआ है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं जो ना कैसे उत्पन्न होती है, डीएनए के कारण, या फिर उत्परिवर्तन के कारण, या फिर आंशिक पुनर्योग के कारण, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड जीवों में जो अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ना, डीएनए के कारण उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और अनुवांशिक पुनर्योग के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि ये सभी के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मटर को अपने प्रयोगों के लिए किसने चुना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मेंडल ने, और ऑप्शन बी है डार्विन ने, या फिर लामार्क ने, या फिर खुराना ने। तो फ्रेंड मटर को अपने प्रयोगों के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शाकाहारी, या फिर मांसाहारी, या फिर सर्वाहारी, और ऑप्शन डी में आपको दिया अपघटक। तो फ्रेंड है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फसल क्षेत्र, या फिर नदी तट, या फिर समुद्र तट, या फिर वन। तो फ्रेंड है जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है ना, क्या है, वन है, यानी कि जंगल है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे साइंस का निचोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। तो आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि 40% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है ना दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, इसका भी जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। प्रश्न ये कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है, वास्तविक होता है, या फिर आभासी और सीधा होता है, या फिर वास्तविक और सीधा होता है, या फिर आभासी और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है तो जल्दी से जाइए आप हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त यार भाई बहन में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।